नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। क्या आपको पता है देश भर में हर साल 2 करोड़ लोग युवा सड़कों पर आ जाते हैं। क्यों? रोजगार मांगने के लिए। और सरकार कितना देती है रोजगार? करीब करीब 80 लाख। हमेशा 1 करोड़ 20 लाख युवा ठगे रह जाते हैं हर साल, और यह एक एनपीए की तरफ बढ़ता जाता है। एनपीए का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आज देश के एनपीए, जीडीपी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप जिस सरकार को वोट कर रहे हैं अंदर से वो इतनी खोखली हो चुकी है कि देश के तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया में लग गई है। निजीकरण के नाम पर लूट खसोट मचवाया जाएगा और कैसे जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बर्बाद होती दिखाई पड़ रही है। पूरे डेटा से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यही गौर कीजिएगा कि 2 करोड़ लोग एवरेज आते हैं जॉब मांगने के लिए सड़कों पर, और सरकार सिर्फ 80 लाख लोगों को ही हर साल किसी तरह खींच तीर कर रोजगार दे पा रही है। बाकी आप बहाली सिस्टम का तो हाल जानते ही हैं, चाहे राज्य के बहाली आयोग हों या केंद्र स्तर के बहाली आयोग हों, हर कोई आपको तरसाता है, तड़पाता है, 10-10 साल इंतजार कराता है और नौकरियां तो नहीं देता है। तो ऐसे में हम क्या करें? सरकार की मजबूरी क्या है कि पार्लियामेंट में बैठे लोग या असेंबली में बैठे लोग, ये लोग आपकी बात उठाते हैं, सवाल करते हैं और सवाल वहीं दब जाते हैं। क्या मजबूरी है? शिक्षा के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, या फिर हम लोग तमाम अलग अलग तरह के सेक्टर्स जिसमें आप कोई भविष्य देख पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर पाते हैं, वहाँ पर सरकार फिसड्डी साबित होती है। एक वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाला है। हमारे साथ जो युवा जुड़ते हैं, जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। 80 लाख लोग ही रोज़गार पाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है इंतज़ार करते रह जाते हैं। लेकिन वो वर्ल्ड रिपोर्ट जो आई है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। वर्ल्ड रिपोर्ट यह कहती है कि देश की जो आबादी है उसमें टॉप 10 में जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम जो है करीब बताया जाता है कि 11,66,000 रुपये है टॉप 10 में। अब जब बॉटम टॉप 10 की हम बात करते हैं तो वो लोग 50,000 से नीचे सालाना इनकम कमाते हैं। इस देश की यह स्थिति है। असमानता को लेकर के ये बातें कही गई हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट ने बेसिकली इन इक्वालिटी के बारे में दर्शाया है कि कैसे जो ऊपर के टॉप 10 हैं वह 11,66,000 रुपये कमाते हैं, और जो नीचे के लोग हैं वह मात्र जो है 50,000 रुपये कमाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि असमानता कितनी है। अब एवरेज जब इसका निकालिएगा तो वह एवरेज बताता है कि 50% लोगों की सालाना आय 53,000 रुपये है, 50% लोगों की। और एक चौंकाने वाली बात इसी रिपोर्ट में और देख लीजिएगा कि जो 1% लोग जो टॉप के हैं उनके पास देश की 22% संपत्ति है। असमानता कितनी है जरा फिर से क्लियर समझिए कि कैसे मैं इस चीज़ों को कह रहा हूं कि देश में जो टॉप 1% लोग हैं वह देश की 22% संपत्ति पर राज करते हैं। यह रिपोर्ट है। इसके साथ ही साथ 50% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम सालाना 53,000 रुपये है। और जो टॉप 10 में जो हम करते हैं, जो अधिक कमाते हैं, वह 11,66,000 रुपये कमाते हैं। और जो बिल्कुल बिलो टॉप 10 है, एकदम नीचे से अगर बॉटम से देखा जाए तो वह लोग जो हैं मात्र 50,000 रुपये भी ठीक से नहीं कमा पाते हैं। तो इस असमानता को दूर कैसे करेंगे आप? यह एक अलग ही दृश्य दिखा देता है कि हम लोग किस देश में रहते हैं जहां पर अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पाटना असंभव सा प्रतीत होता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। हैरान रह जाइएगा आप कि 40 सालों में पहली बार 2020 और 21 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई, लगभग -7.96%। और फिर 2021 में -7.3%। 2020 और 2021 के आंकड़े को देखिए। 2020 और 2019 की अगर आप तुलना करते हैं, यह गिरावट जो है 12% की है। हमारी जीडीपी औंधे मुंह गिर चुकी है। हम
किससे उम्मीद करेंगे? इस सरकार से उम्मीद कैसे करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वह जिस ब्यूरोक्रेसी के भरोसे हैं, जिस लीडरशिप के भरोसे हैं कि देश में विकास होगा, लेकिन हमारी जीडीपी अगर इतनी धड़ाम से गिरने वाली है, निगेटिव में जाने वाली है, तो हम विकास, रोजगार, सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के सेक्टर पर कैसे बात कर सकते हैं? जॉब्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब हमारी इकोनॉमी ही धड़ाम होती रहेगी? अब देखिए ना, 2020 में कैसे -7.96% और फिर 2021 में -7.3%। जरा गौर फरमाइए, यह हालत अभी हमारे देश की है। और आप अगर देखेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा, 2014 में जब मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता सौंपी, ट्रांसफर हुआ पावर, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया, तो उस वक्त देश की जीडीपी 7.4% थी। तब लगातार हमारी जीडीपी गिरती गई और इतनी गिर गई है कि अभी ग्रोथ रेट हमारी निगेटिव में है। अगर हम इसको थोड़ा सा आंकड़ों में बात करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ही चौंकाने वाली है। हम सिर्फ जीडीपी की बात नहीं करेंगे, एनपीए की भी बात करेंगे और इसके साथ ही साथ कई चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट ही एकमात्र प्रोसेस है जिसके तहत आप पैसे जुटा सकते हैं। यह सरकार मानती है, उनके ब्यूरोक्रेट्स लोगों को लगता है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार का एक विश्लेषण सुन रहा था, उन्होंने यह बातें गंभीरता से बताई हैं कि 2014 में भी या 2004 से पहले भी कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अभी भी मौजूद हैं जो वाजपेयी सरकार में भी थे, मनमोहन सिंह के सरकार में भी थे, और उस वक्त से लेकर के अभी तक पॉलिसी मेकिंग में ये लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है कि हम लगातार गिरते ही जा रहे हैं? क्या हमारी पॉलिसी मेकिंग में कोई खोट है कि हम संसद में बैठते तो हैं, विधानसभा में बैठते तो हैं, लेकिन जब बात आ जाती है इन सब मुद्दों पर कि देश की जनता को अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, तो नील बटा सन्नाटा नजर आता है। ये तमाम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जीडीपी लगातार घट रही है, लेकिन कॉरपोरेट घरानों की पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एक आंकड़े मेरे पास ये है कि जीडीपी में योगदान अगर 3 सेक्टर को देखा जाए, जो 3 सेक्टर्स बेसिकली कहा जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन तीनों सेक्टर पर जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक देखा जाए तो सर्विस सेक्टर जो है 53.89% से योगदान कर रही है और इंडस्ट्री 25.92% से योगदान कर रही है और एग्रीकल्चर भी जो है 20% के आसपास योगदान कर रही है। इन तीनों को मिलाकर के देखते हैं, फिर भी हमारे देश की परिस्थिति को अगर आप मिलाइएगा, वर्तमान में जो ग्रोथ रेट जो हम लोग गिरते जा रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, वह कहानी यह बताती है कि 2020 में लगभग 12% का गिरावट है और 2021 में यही जो जीडीपी है -7.3% है। अब भविष्य में हम जो हो जाए, एक चमत्कार हो जाए कि हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी पॉजिटिव में आ जाए, अच्छे हो जाए, लेकिन आप ये जरा सोचिएगा कि 40 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि हमारे देश की जीडीपी गिरती हुई एकदम धरातल में समा गई है, जहाँ से खींच के ऊपर करना कोई टॉनिक ही आए, कोई विटामिन ही आए जो इसको खड़ा कर सके। इस हालात से हम सब गुजर रहे हैं। लोग बार बार हमारी सरकार कहती है कि बैंकों को बेचना जरूरी हो गया है, सार्वजनिक उपक्रम जो 33 हमारे हैं उन सबको बेचना जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एनपीए बढ़ता जा रहा है। सरकार को यह लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है, लेकिन सरकार फिर है क्यों? सरकार किस काम के लिए है? सरकार सिर्फ क्या ये बस देखेगी कि काम कैसे हो रहा है? तो देख तो आप इतने सालों से रहे थे और सरकारी उपक्रमों को अब बेचने की नौबत आ गई है। अब एनपीए की बात करते हैं। जो हमारे पास एनपीए को लेकर के जो डेटा है, उस डेटा को जरा समझिएगा तो हैरान हो जाएंगे आप कि 2014 में जब मोदी सरकार आई तब वह 2 लाख करोड़ के आसपास था और 2015 के हिसाब से ये 3,23,000 करोड़ के आसपास यह डेटा था कि एनपीए इतना हुआ है। एनपीए घटना चाहिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, पॉलिसी अच्छा बना रही है, दक्षिणपंथी सोच के साथ ये सरकार चल रही है, जहां पर इकोनॉमी के लिए प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। अगर इस परिस्थिति से अगर हमारा देश गुजर रहा है तो फिर बड़ा सवाल यह है कि 2014 में 2 लाख करोड़ रुपए का जो ये हमारा एनपीए था वह 2020 आते आते 8.96 लाख करोड़ कैसे हो गया? आप जरा समझिएगा। ये फिर 8.34 लाख करोड़ 2021 में एनपीए बताया जा रहा है। तो हम तो बर्बाद होते जा रहे हैं। एनपीए अगर लगातार बढ़ेगा,
जब हमारे देश पर कर्जा ही कर्जा होते चले जाएंगे, जो बैड लोन्स इतने हो जाएंगे, हर कोई बर्बाद होता रहेगा, तो फिर देश का विकास कैसे होगा? और ये सरकार कर क्यों नहीं कुछ पा रही है? क्या बैंकों को बेच देना, रेलवे को बेच देना, LIC को बेच देना या नवरत्न कंपनियों को बेच देना, क्या इन सब चीज़ों से ही सरकार पैसे जुटाएगी, फंड्स जुटाएगी और गरीबों की मदद करेगी, लोगों को रोजगार देगी, शिक्षा के क्षेत्र पर पैसे खर्च होंगे? आपको लगता है कि इस परिस्थिति से हमारा देश अभी गुजर रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर शिकन होने चाहिए कि आप पूरी दुनिया घूम करके आ गए हैं और आपकी इकोनॉमी धरातल में जा रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार चुनावों में व्यस्त है, रैलियों में व्यस्त है, हमेशा वादे किए जा रहे हैं कि हम आपको हर सेक्टर में तरक्की करके दिखाएंगे या देश लगातार विकास कर रहा है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं या आंकड़े बता रहे हैं कि हम लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। इस खोखलापन को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या पॉलिसी है, इस पर कोई विचार नहीं है। तमाम आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि सरकार इस वक्त उस परिस्थिति में नहीं है जहां पर इस 130-135 करोड़ की आबादी को यह समझा सके कि हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं। सरकार आती है, जाती है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बदलती हैं। वह जनता है और जनता के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वह पॉलिसी, अगर पॉलिसी सही से नहीं बनेगी तो फिर देश में डेवलपमेंट के बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे, जॉब्स के बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। बिहार की हालत अगर आप देख लें तो बिहार में जब नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिखाई कि आप हर एक मामले में फिसड्डी होते जा रहे हैं, तो यहाँ की सरकार को बुरा लग गया। यहाँ की सरकार ने कहा कि हम इसको मानते ही नहीं हैं। ये उल्टे नीति आयोग से भिड़ने के लिए नीतीश कुमार के मंत्री 9 पेज का एक लेटर लिख करके उन्हें भेज दिए कि आप कैसे कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है तो फिर रोजगार कहाँ है, जॉब्स कहाँ हैं? लाखों शिक्षक इंतजार करते हैं आपके 10-15 हज़ार 17 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए और आप उन्हें वह दे भी नहीं पाते हैं, सालों साल लटकाते हैं, उम्र निकल जाती है और इनको रोजगार नहीं दे पाते हैं। हम केंद्र की क्या बात करें, बिहार की स्थिति ही इतनी फिसड्डी है। यह डेटा अगर नीतीश कुमार भी देखें तो उन्हें भी आश्चर्य होगा कि आप जिस सरकार का समर्थन कर रहे हैं वह सरकार आपके पूरे इकोनॉमी सिस्टम को चौपट करने में लगी है, जहां से कई आयाम खुल सकते थे, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ के आयाम खुल सकते थे और यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त हो सकती थी, वह बर्बाद होती दिखाई पड़ती है। NPA बढ़ता जा रहा है, GDP गिरती जा रही है, कॉरपोरेट घरानों की पूंजी जो है लगातार इजाफा होती जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में आम युवा जो 2 करोड़ लोग हैं जो रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, उनमें से सिर्फ 80 लाख लोगों की किस्मत खुलती है। 1 करोड़ 20 लाख ऐसे युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे होते हैं हर साल। उसको जोड़ेंगे तो वो अधिक हो जाएगा। हर एक 5 साल पे हम लोग 10 करोड़ बेरोजगार तैयार कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? पढ़े लिखे युवा नौकरी किससे मांगेंगे जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है, सरकार के पास कोई पॉलिसी ढंग की नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोग चौपट नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो आप इस डेटा से समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर देखा जाए तो सरकार सिर्फ लोन लेती है। लोन ले रही है किससे? तो IMF से और वर्ल्ड बैंक से। इनके ही भरोसे हम टिके हुए हैं। उनकी पॉलिसी जो आती है उस पॉलिसी में से अपना हिस्सा लेकर के हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा दुरुस्त हो ही नहीं पाया है। सरकार को अगर देखिए, पूरा मैं जब इस रिपोर्ट को देख समझ रहा था तो हर एक साल आप भी गौर करते होंगे कि आपके शहर में जाकर के, आपके जिला में जाकर के कोई नेता या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आकर के यह कह देते हैं कि हम आपके यहाँ इन प्रोजेक्ट का, फलाना प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। वह शिलान्यास हो जाता है और वो प्रोजेक्ट बनते में इतना डिले हो जाता है। पार्लियामेंट में भी जो है चर्चा हो रही थी, लगातार लोग सवाल पूछते रहते हैं। यह सवाल भी उठा तो कहा गया कि हम लोग कोई शिलान्यास कर तो देते हैं। 144 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसी साल लॉन्च हुए और वह इतने डिले होते जा रहे हैं कि इनका बजट भागता जा रहा है। इन पे जो खर्च आएंगे वो लागत 2 गुनी 3 गुनी होती जा रही है और सरकार इसमें प्लानिंग ही नहीं कर पा रही है, एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। तो कैसे काम चलेगा? देश की परिस्थिति कैसे सुधरेगी? आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं मिलेंगे। बताया जाता है कि 10,000 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स खाली हैं
हमको खोल तो देते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन वो बनते बनते कितने साल बीत जाते हैं और तब तक कई वीसी आकर के इतने घोटाले कर जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। बेहिसाब घोटाला बिहार में आप देख लीजिए, एसपी सिंह, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे तमाम लोग जो मगध यूनिवर्सिटी को हो, एलएनएमयू को हो या फिर एकेयू को हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को हो, दिमक की तरह खाते गए, लूटते गए। और ऐसे लोग फिर आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो इस तरह से देखा जाए तो अभी सरकार के पास टैक्स पेयर के पैसे के अलावा फिलहाल कुछ दिखाई नहीं पड़ता है जिससे वो विकास का काम कर सकें। उनके पास डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है जिससे यह पता चले कि देश तरक्की पर जाए कैसे। यह तो निजीकरण तो बर्बादी का क्षेत्र है। हमने आपको एक वीडियो में यह भी जानकारी दी थी कि कैसे प्राइवेटाइजेशन आने के बाद रिजर्वेशन का मामला गरमाएगा, नौकरियों में कमी आ सकती है या फिर आरक्षण भी खत्म किया जा सकता है बैकडोर से कि सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान है कि नहीं? क्या युवा हमेशा सड़क पर रहेंगे? इसके लिए कोई सरकार प्लान कर पा रही है कि इन लोगों को रोजगार मिल सके, जॉब मिल सके? क्योंकि अगर हम अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये लोग तरसते रहेंगे और हम जैसे युवा बस इनके रहमो करम पर जिंदा रहेंगे। सोचना होगा कि सरकार किसकी होनी चाहिए जो आपके लिए सही पॉलिसी मेकिंग के लिए काम करे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, चेहरे नेताओं के बदलते रहते हैं, सत्ता की चाबी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन सही सत्ता चलाने वाला आएगा तो पॉलिसी मेकिंग भी सही होगा, ब्यूरोक्रेसी भी सही से काम करेगी। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।